गिट पे काम करने के लिए आपको गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट से git-scm/download पे चले जाएं, आपको वहाँ पर गिट मिल जाएगा। उसे हम डाउनलोड करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं git-scm.com, इस वेबसाइट पर आप जाएं। इस वेबसाइट पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। डाउनलोड यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास मौजूद है विंडोज़ GUI, अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। ये डाउनलोड का लिंक है, इसमें अगर आप जाएंगे तो आपके पास मैक OS लिनक्स के भी वर्जन्स मौजूद हैं। इस वक्त मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो विंडोज़ का गिट डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा मुझे डाउनलोड करना है स्मार्ट गिट। गिट क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है, टर्मिनल की UI है। आगे चल के हम उसे GUI के थ्रू भी मैनेज करेंगे, क्योंकि टर्मिनल पे हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हम उसे GUI के थ्रू भी मैनेज करेंगे। और GUI के लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है स्मार्ट गिट। तो उसकी वेबसाइट है SentEvo के नाम से वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाकर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से आप इस वेबसाइट पे स्मार्ट गिट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, स्मार्ट गिट डाउनलोड हो जाएगा। इस वक्त मैंने दोनों डाउनलोड करके रखे हुए मेरे पास मौजूद हैं अपने डायरेक्टरी में। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा गिट पे। सबसे पहले आप गिट इंस्टॉल करेंगे। जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट गिट को इंस्टॉल करते हुए आप हर चीज़ एज इट इज़ एग्जीक्यूट नेक्स्ट क्लिक करते चले जाएंगे। किसी भी ऑप्शन में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे ऑप्शन एज इट इज़ हैं। ये कोई एक्सपेरिमेंटल फीचर है जो कि नया है, तो इस वक्त मैं इसको चेक नहीं लगा रहा। ये इस वक्त इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। ये गिट को इंस्टॉल करेगा आपकी मशीन पे। इंस्टॉलेशन है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, लेकिन जैसे ही वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी ये हो चुका होगा। फिनिश कर दें। गिट आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपने इसे वेरीफाई करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखेंगे गिट। अगर ये इस तरीके से गिट लिखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसका मतलब चल रहा है आपके पास गिट इंस्टॉल हो चुका है। गिट को इंस्टॉल करने के बाद आपको टर्मिनल में जाके गिट की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जिसे आपने बताना पड़ेगा कि यूज़र और ईमेल क्या है। क्योंकि गिट, जब भी आप गिट में कोई चीज़ स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, जब भी आप कुछ कमिट करते हैं ताकि वो एक स्नैपशॉट बन जाए, तो उसे बताना पड़ता है कि ये किसने चेंज किया है। वो ऑथर आपको बताना कि इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट का ऑथर कौन है, किसने ये चेंजेस किए हैं, ये गिट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसलिए गिट को बताना पड़ता है कि आप यूज़र जो इस मशीन पे काम कर रहा है उसका नाम और ईमेल एड्रेस क्या है। तो उसके लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ती है git config-global user.name, और उसमें आप अपना नाम दे देंगे git config-global user.email, और उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे। तो इसको चलाने के लिए आप लिखेंगे git config-global user.name। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सेट हुआ है, इसलिए मुझे ये पहले से बता रहा है। मेरा यूज़र नेम में ज़ीशान हनीफ सेट है और मेरे ईमेल एड्रेस में zishanhanif@gmail सेट हुआ है। आपको इसमें अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आके आप इसमें वैल्यू अपडेट कर देंगे, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इस चेंज के बाद आप जब भी कोई कमिट करेंगे तो आपका चेंज इस यूज़र नेम और इस ईमेल एड्रेस से कनेक्टेड रहेगा, और गिट की हर कमिट को आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी कि किसने ये चेंजेस किए हैं। दूसरा स्टेप क्या है, हमें स्मार्ट गिट डाउनलोड किया था हमने, वो जिप फाइल होती है, इसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे
तो ये अनजिप हो जाएगा। ये आपके पास exe फाइल मौजूद है। इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे स्मार्ट गिट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इससे भी मोस्टली डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ आप इंस्टॉल कर लेंगे। स्मार्ट गेट को इंस्टॉल करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम स्मार्ट गेट को चलाएंगे तो वो आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर हमें कुछ ख्याल करना पड़ता है। सबसे पहले लाइसेंस एग्रीमेंट पूछ रहा है, अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स, और जब आप अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है फ्री स्मार्ट गेट, रजिस्टर यूज़र, नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने के लिए और लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें स्मार्ट गेट को, इसलिए हमें नॉन कमर्शियल यूज़ सेलेक्ट करना है। नॉन कमर्शियल यूज़ अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ अर्से बाद आपकी रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी, फिर आप स्मार्ट गेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। और हमें वैसे भी लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, इसलिए नॉन कमर्शियल सेलेक्ट किया आपने। नेक्स्ट आपसे लाइसेंस रीड करने के लिए कहेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। कंफर्म किया, ओके। यूज़र नेम, जो आप यूज़र नेम देना चाह रहे हैं, मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया। बाकी तमाम ऑप्शन डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हुए आप इसको नेक्स्ट करते करते फिनिश कर दें। जब आप ये कंप्लीट करेंगे स्मार्ट गेट इंस्टॉल हो जाएगा और आपको ये, अगर आपके डायरेक्टरी में पहले से कुछ गिट के ऑप्शंस मौजूद हैं, गिट के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, तो उनको ओपन कर देगा। अगर नहीं है तो ये बिल्कुल एम्प्टी होगा। इस वक्त कुछ नज़र आ रहे हैं, इसको इग्नोर करें, जनरली ये एम्प्टी होगा। तो यहाँ से फिर हम स्मार्ट गिट को यूज़ करना शुरू करेंगे। रिपोजिटरीज और डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, क्रिएट और क्लोन करके। अब हम गिट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। जब आपको गिट पे काम करना होगा और अपनी फाइल्स को ऐड करनी होगा, अपडेट करना होगा, तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप गिट में हर वक्त कर रहे होंगे, जिसमें इनिशियलाइजेशन, ऐड, कमिट, पुश एंड पुल। ये 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप ज़्यादातर अप्लाई कर रहे होंगे। इसके अलावा जो एडवांस ऑपरेशन हैं, जिसमें ब्रांचिंग, मर्जिंग और रीबेसिंग, ये एडवांस ऑपरेशंस हैं। ये आप गिट में जब आप टीम्स में काम कर रहे होंगे, मल्टीपल फीचर्स पे काम कर रहे होंगे, तो आप ब्रांच बनाकर काम कर रहे होंगे, फिर उनको मर्ज कर रहे होंगे, जो कि हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। ये एक डायग्राम है जिसमें आप गिट के जो बेसिक ऑपरेशंस अभी हमने देखे हैं उनकी विजुअलाइजेशन दी गई है। उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फाइल्स या कोई भी कंटेंट किस स्टेट में मूव हो रहा होगा। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक वर्किंग डायरेक्टरी होती है जिसमें आप अपने फाइल्स, कोड या कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। उसे जब आप फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा आप इनिशियलाइजेशन करते हैं तो गिट इनिट करके आप इनिशियलाइज करते हैं। अब उसमें कोई भी फाइल्स आपने बनाई, ऐड की, जो भी आपने उसमें कंटेंट लिखा, फॉर एग्जांपल आपने xyz.txt बनाई, वो बना ली। अब आपने करना ये है कि उस xyz.txt को गिट में ऐड करना है, तो उसके लिए होता है गिट ऐड। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे आगे चल के हम डिस्कस करेंगे स्टेजिंग एरिया, कि गिट में आप चाहते हैं कि सारी फाइल्स कमिट ना हो, जो मैं चाहूँ वो कमिट हो, सेंट्रल सर्वर के पास से वो जाएं, कमिट में भी वो जाएं। तो ये गिट का फीचर है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का फीचर है कि आप जो है सिर्फ जिन फाइल्स को कमिट करवाना चाह रहे हैं, आपने 10 फाइल्स बनाई हैं लेकिन आप सिर्फ 5 फाइल कमिट करना चाह रहे हैं, तो आप गिट ऐड कॉल करके उन फाइल्स को ऐड करेंगे तो वो स्टेजिंग एरिया में चली जाती हैं। स्टेजिंग एरिया से फिर आप करते हैं कमिट, तो ये लोकली आपके सिस्टम पे ही स्नैपशॉट बन जाता है कि आपका कोड कमिट हो गया है और उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। उसके बाद अगर आपने उसे सेंट्रल सर्वर पे भेजना है, आपका सेंट्रल सर्वर है, तो आप गिट पुश करेंगे तो वो सेंट्रल सर्वर पे चला जाएगा। जब आपको सेंट्रल सर्वर से मंगवाना है तो आप गिट पुल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर अपनी लोकल रिपोजिटरी में चेंजेस कर डिफरेंट ब्रांच पे जाना चाहते हैं तो आप गिट चेकआउट करेंगे, मर्ज करना होगा तो गिट मर्ज कॉल करेंगे। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप
अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दौरान या किसी भी डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के दौरान गिट में कर रहे होंगे। फाइल होगी, उसको आप पहले ऐड करेंगे गिट ऐड के थ्रू, वो आपके स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। स्टेजिंग एरिया एक कहने को वर्चुअल टर्म है, लेकिन आप 10 फाइल्स में से 5 फाइल्स कमिट करना चाहते हैं स्नैपशॉट में, तो अब आपने तो 10 बनाई है, तो आप कैसे बताएंगे कि मैं सिर्फ 5 करना चाह रहा हूँ। इसलिए एक प्री स्टेप है गिट ऐड, उसमें आप 5 फाइल्स बता देंगे, वो 5 फाइल्स स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगे। अब जब आप कमिट करते हैं तो सिर्फ वो 5 फाइल्स कमिट होती हैं, और जब आप पुश करेंगे तो वही 5 फाइल पुश होंगी। पुल करेंगे तो जो भी चेंजेस सर्वर पे होंगे वो आपके पास आ जाए। गिट के ऑपरेशन को देखते हुए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, उन टर्म्स से आपका बार बार वास्ता पड़ेगा और आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। रिपोजिटरी, वर्किंग डायरेक्टरी, फाइल स्टेटस और स्टेजिंग एरिया, ये टर्म्स आप बार बार सुनेंगे, बार बार इनको देख रहे होंगे, तो हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले रिपोजिटरी। रिपोजिटरी को आप ऐसे समझें जैसे एक डेटाबेस है जिसके अंदर सारे के सारे आपके वर्जन्स, स्नैपशॉट और मेटा डेटा पूरी रिपोजिटरी से रिलेटेड पड़ा होता है। कितनी ब्रांचेज हैं, कितने वर्जन्स हैं, किसने कमिट किया है, क्या कमिट किया है, सब कुछ रिपोजिटरी के अंदर होता है। रिपोजिटरी हिडन फोल्डर होता है .git के नाम से। जिस भी डायरेक्टरी को आप गिट की रिपोजिटरी बनाते हैं, आपको उसके लिए कमांड चलानी पड़ती है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। जब आप कोई भी आपकी डायरेक्टरी गिट की रिपोजिटरी बनती है तो उसमें एक हिडन फोल्डर आ जाता है .git के नाम से। उसमें सारी की सारी हिस्ट्री, कमिट्स, वर्जनिंग सब उसमें मौजूद होता है। वो आपकी रिपोजिटरी आपके फोल्डर को रिप्रेजेंट करती है कि ये गिट का फोल्डर है। दूसरा, वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी कोई स्पेशल फोल्डर नहीं है, लेकिन जो आपका नॉर्मल जो भी फोल्डर होता है जिसे आप गिट का फोल्डर बनाते हैं, जिसमें आप सारी हिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी सी ड्राइव पे एक फोल्डर है माय प्रोजेक्ट, जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट्स की तमाम फाइल्स रखी हैं, उसको आप अपना गिट का फोल्डर बना देंगे रिपोजिटरी के थ्रू गिट इनिशियलाइज करके। अब जब भी उस फोल्डर में आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपकी एक वर्किंग डायरेक्टरी है, यानी कि जब भी आप चेंजेस करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उस फोल्डर में काम कर रहे हैं, वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होती है। वहीं पर आप ब्रांच चेंज करते हैं, कोई भी और ऑपरेशन करते हैं, तो उसी में चेंजेस होती हैं, इसलिए उसे जो आपका करंट गिट का फोल्डर होता है उसे वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग कॉपी कहते हैं। तीसरा, फाइल स्टेटस। फाइल्स के कुछ स्टेटस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने 10 फाइल्स बनाई, उसमें से 5 को मैंने कमिट किया, ऐड किया और फिर उनको कमिट किया, सबको कमिट नहीं किया। तो जो भी फाइल आपके वर्किंग डायरेक्टरी में होती है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? वो फोल्डर जो ट्रैक कर रहा है आपके फाइल एप्लीकेशन के चेंजेस को। जो फाइल्स भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में होती हैं उनके स्टेटस होता है, वो किसी एप्लीकेशन टाइम पर जब भी आप उनमें चेंजेस करते हैं, कमिट करते हैं, तो उनकी कुछ स्टेट होती हैं जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले फाइल अनट्रैक्ड होती है। वर्किंग डायरेक्टरी आपने बनाई गिट इनिट करके, अब आपने उस फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट की। जब आपने वो फाइल क्रिएट की है तो वो अनट्रैक्ड है, यानी कि गिट उसे ट्रैक नहीं कर सकता। उसमें जो भी चेंजेस आएंगी आज कल परसों जो भी होगा, गिट को नहीं पता वो क्या है, गिट आइडेंटिफाई नहीं करके बताएगा, क्योंकि वो अनट्रैक फाइल है। अगर आप चाहते हैं कि गिट उसको ट्रैक करना शुरू कर दे तो आपको करना पड़ेगा गिट ऐड, तो आपकी फाइल ऐड हो जाएगी गिट के ट्रैकिंग सिस्टम में और वो स्टेजिंग एरिया में भी चले जाएगी, जैसे हमने देखा था। अच्छा, अनट्रैक से वो चली जाएगी अनमॉडिफाइड स्टेट में, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने फाइल फर्स्ट टाइम बनाई, उसमें लिखा हेलो, जब आपने ऐड किया वो अनमॉडिफाइड स्टेट में चली गई। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे उसमें तो वो मॉडिफाइड स्टेट में चली जाएगी। अब फाइल अनमॉडिफाइड से मॉडिफाइड स्टेट में जाएगी। अब जब आप गिट ऐड कॉल करेंगे तो ये फाइल स्टेज हो जाएगी। तो सीक्वेंस क्या है? आपने फाइल बनाई फर्स्ट टाइम, आपने कॉल किया, वो अनट्रैक है। अब आज चेंज करें, कल चेंज करें, परसों जो भी चेंज करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिट उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कब क्या चेंज हुआ। अगर आप ये चाहते हैं कि कब क्या चेंज हुआ इस फाइल में या आप ट्रैक करें, तो आप क्या करेंगे? फाइल को ट्रैक करने के लिए कॉल करेंगे गिट ऐड, ताकि वो गिट के सिस्टम में आ जाए। वो फाइल गिट के सिस्टम में आ गई और उसका स्टेट हो जाएगा अनमॉडिफाइड। अब आपने उसमें कुछ चेंजेस की तो वो फाइल आ जाएगी मॉडिफाइड स्टेट में।
अब मॉडिफाइड स्टेट से क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं तो आपको उसे कमिट करना है ताकि उसका स्नैपशॉट बन जाए। तो आप कॉल करेंगे git add, तो वो फाइल स्टेज हो जाएगी। फिर आप उसे करेंगे कमिट। जब आप कमिट करेंगे तो वो अगेन अनमॉडिफाइड स्टेट में चली जाएगी। अनमॉडिफाइड स्टेट में क्यों? क्योंकि फाइल जहाँ से शुरू हुई थी नॉन चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, उसके बाद आपने एडिट किया, एडिट करने के बाद आपने उसमें जो भी चेंजेस थी उसको कमिट कर दिया। जब कमिट कर दिया फिर से अनमॉडिफाइड आ गए। अब आप फिर से चेंज करेंगे, फिर से मॉडिफाइड स्टेट में आ जाएगी, फिर से आप उसको ऐड करेंगे, कमिट करेंगे, फिर अनमॉडिफाइड स्टेट में आ जाएगी और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अगर आपने फाइल को रिमूव कर दिया git rm के थ्रू, अगर आप रिमूव कर दें तो फाइल फिर से अनट्रैक स्टेट में आ जाएगी। तो ये फाइल की लाइफ साइकिल है। किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल अनट्रैक से अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड, स्टेजिंग से जब आप कमिट कर देते हैं तो फिर से अनमॉडिफाइड में आ जाती है और ये साइकिल चलता रहता है हर फाइल के लिए। चौथा, स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया एक वर्चुअल प्लेस है जहाँ पर आप अपनी जो भी फाइल्स आपने नेक्स्ट कमिट में ऐड करनी होती हैं अपनी फाइल्स को ऐड करते हैं। आप जो भी काम करते हैं वो डायरेक्टली कमिट नहीं हो सकता। जब भी आप किसी फाइल में चेंज करेंगे, जब तक आप उसे इंडेक्स नहीं करते या स्टेज नहीं करते, जनरली उसको स्टेज कहते हैं, स्टेजिंग करना कहते हैं, तो आप अपनी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में मूव करते हैं। उसके बाद जब आप कमिट करते हैं तो जो कुछ भी स्टेजिंग एरिया में होता है वो कमिट हो जाता है। उसके लिए आपकी एक वर्चुअल प्लेस है। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 फाइल्स पे काम किया है लेकिन आपको कमिट में सिर्फ 4 या 5 फाइल्स ऐड करनी है। तो आप अगर कमिट करने जाएंगे, सबसे पहली चीज़, जब भी आप कमिट करते हैं कुछ भी कमिट नहीं होगा अगर वो स्टेजिंग एरिया में नहीं है। तो जब भी आप फाइल्स चेंज करेंगे उससे पहले स्टेजिंग एरिया में मूव करना पड़ेगा। उसके लिए भी गिट की कमांड है, आगे चल के हम देखेंगे। तो आपकी जो भी फाइल स्टेजिंग एरिया में होंगी, तो आपने 10 फाइल पे काम किया है, आप 5 फाइल्स को अगली बार कमिट में ऐड करना चाहते हैं तो आप उनको स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे। जब वो स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएंगी उसके बाद जब आप कमिट करेंगे तो वो आपके नेक्स्ट कमिट का हिस्सा बनेंगी और हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन जाएंगी। ये आप एक डायग्राम देखें, इसमें आपको 3 पोर्शन नज़र आ रहे हैं, वर्किंग कॉपी, स्टेजिंग एरिया और लोकल रिपोजिटरी। वर्किंग कॉपी में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ट्रैक्ड और अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड वो फाइल्स होती हैं जो कि अभी तक गिट का हिस्सा नहीं बनी होती। जब तक आप उनको स्टेज ना कर लें, ट्रैक ना कर लें, तब तक गिट उनके चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करता और आइडेंटिफाई नहीं करता। तो जब भी किसी गिट की रिपोजिटरी में सबसे पहले कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो गिट उस फाइल को अंडरस्टैंड नहीं करता। गिट सिर्फ आपको ये बताता है ये फाइल अनट्रैक है, आप उसमें डेली चेंजेस करते रहें, गिट को नहीं पता होगा क्या चेंज हुआ है। आप उसे स्टेज करते हैं, ट्रैक करते हैं तो वो ट्रैक्ड फाइल में आ जाती है, फाइल ट्रैक होना शुरू हो जाती है। जब फाइल ट्रैक होना शुरू हो जाती है उसके बाद आप उसमें जो भी चेंजेस करते हैं उनकी स्टेट मॉडिफाइड हो जाती है। उसके बाद उनमें जब आप उसे स्टेज करते हैं तो वो फाइल्स स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाती हैं और फिर जब आप कमिट करते हैं तो वो आपकी रिपोजिटरी का पार्ट बन जाते हैं, कमिट की हिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। अब हम गिट का बेसिक वर्कफ्लो देखेंगे। अभी तक हमने गिट की डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम की सारी डेफिनेशंस देख ली। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली गिट की रिपोजिटरी बनाएंगे तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूं, तो मैं सी पर जाके एक फ़ोल्डर बनाऊंगा रैपो के नाम से। उसमें जो मैं प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया माई प्रोजेक्ट। ये भी एक फ़ोल्डर है। इस वक्त ये डायरेक्टरीज़ हैं जो कि आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरीज़ होती हैं। फिर उस डायरेक्टरी में जाके मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट, और उस टर्मिनल में जाके यहाँ से गेट स्टार्ट होगा, मैं लिखूँगा गेट स्पेस इनिट। अब तक ये फोल्डर नॉर्मल डायरेक्टरी फोल्डर था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब आपने इसमें लिख दिया गेट स्पेस इनिट, इसमें गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है, यानी कि अब गिट इसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। इस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी, जो भी डायरेक्टरीज होंगी, उनको गिट ट्रैक करेगा। उनमें जो भी चेंजेस होंगे गिट आइडेंटिफाई करके आपको बता सकता है। तो हमने गिट स्पेस इनिट लिखा, डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। फिर उस डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स क्रिएट कर लें, first.txt, second.txt की फाइल बनाएं और उन फाइल में कुछ चेंजेस करें। अभी तक ये फाइल अनट्रैक है, यानी कि इनमें आप कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहेंगे, गिट को नहीं पता चलेगा कि आप क्या चेंज कर रहे हैं।
गिट को सिर्फ ये नज़र आएगा कि फाइल है और उसमें कुछ टेक्स्ट है। अब आप चाहते हैं कि इन फाइल्स को ट्रैक करना शुरू कर दें, तो आप कॉल करेंगे गिट स्पेस ऐड डॉट स्पेस डॉट, गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। वो क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देगा। इस वक्त मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड डॉट टीएक्सटी है, तो ये दोनों फाइल्स स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएंगी। अब इन फाइल्स को गिट ने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। अभी तक ये स्टेजिंग एरिया में है, कमिट नहीं हुई है। अगला स्टेप ये होगा कि हम इनको कमिट कर दें, यानी कि इन फाइल्स को गिट के पास स्नैपशॉट के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर करवा दें। तो अगली कमांड होगी हमारी गिट स्पेस कमिट स्पेस -m स्पेस कमिट मैसेज। आप कोई भी मैसेज लिखेंगे, और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी गिट की हिस्ट्री बनती है तो आपको पता होना चाहिए कि किस कमिट में आपने क्या चेंजेस किए हैं, तो वो आप कमिट मैसेज ही बताएगा कि क्या चेंज हुआ है। तो आप कमिट मैसेज लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब तक हमने क्या किया, रिपॉजिटरी क्रिएट की, फाइल्स बनाई, उन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड किया गिट ऐड के थ्रू, और फिर उन फाइल्स को हमने कमिट कर दिया। तो ये पूरा इस प्रोसेस आपको गिट की पहली दफ़ा कोई भी फाइल चेंज करके उसमें क्रिएट करके उसमें रिकॉर्ड करने के लिए ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स चेंजेस करके उसको कमिट करें। जितनी बार आप चेंज करके कमिट करते चले जाएंगे, गिट का रिकॉर्ड बनता चला जाएगा। और अगर आप देखना चाह रहे हैं गिट की हिस्ट्री, तो आप एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, गिट स्पेस लॉग। गिट स्पेस लॉग क्या करेगा, जितने भी कमिट्स होंगे उन सब की हिस्ट्री आ जाएगी, किस वक्त कमिट हुआ था, किसने कमिट किया था, उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है और टाइम क्या है, और उसके कमिट का मैसेज। तो वो पूरी हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। गिट लॉग करेंगे तो पूरा आपके पास नज़र आ जाएगा। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, इसको ज़रा डेमो चला के देखते हैं। हम अब गिट पर काम करने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल बनाएंगे, जिसमें हम बेसिक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे और उसमें फाइल्स ऐड करके उसे कमिट करेंगे, ताकि हम इनिशियल वर्कफ्लो समझ सकें कि गिट में काम किस तरीके से होता है। उसके लिए सी पर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, रेपो के नाम से, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसमें मज़ीद प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा, इसलिए इस रेपो के अंदर मैं एक और प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना रहा हूँ माय प्रोजेक्ट के नाम से। इस प्रोजेक्ट को मैं एज अ गिट रिपोजिटरी यूज़ करूँगा, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। ये एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी है जिसमें कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, एम्प्टी डायरेक्टरी है, अभी अभी हमने क्रिएट की है, और इसका गिट से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम इसमें इस डायरेक्टरी को गिट रिपोजिटरी पहले बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लिखते हैं गिट इनिट। जब हम गिट इनिट लिखते हैं तो ये सामने लिखा हुआ है इनिशियलाइज एम्प्टी रिपोजिटरी। इसका मतलब ये है कि हमारे इस फोल्डर के अंदर गिट की रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अगर हम इस फोल्डर में जाके देखेंगे तो नॉर्मली हमें इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक हिडन गिट का फोल्डर बन चुका है। ये वो गिट का फोल्डर है जिसमें गिट की तमाम इन्फॉर्मेशन, आपकी रिपोजिटरी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन, कौन सा वर्जन है, क्या हिस्ट्री है, सब इस फोल्डर में मौजूद होती है। ये फोल्डर डॉट गिट का फोल्डर जिस प्रोजेक्ट में मौजूद है वो इस बात का सबूत है कि वो फोल्डर गिट की रिपोजिटरी है। अब फाइल में आकर मैंने देखा गिट स्टेटस ऐसी कमांड है जो आप कंटिन्यूसली बार बार चलाकर देखेंगे अपने प्रोजेक्ट के स्टेटस को देखने के लिए। जब भी किसी न किसी स्टेज के बाद कोई चेंजेस आएंगी तो आप गिट स्टेटस की कमांड चलाएंगे और चेक करेंगे कि करंटली आपके फोल्डर का स्टेटस क्या है गिट रिपोजिटरी का। इस वक्त ये कह रहा है आप मास्टर ब्रांच पर हैं, नो कमिट्स येट, नथिंग टू कमिट, कोई कमिट करने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। ये मास्टर ब्रांचेस हम आगे चल के पढ़ेंगे। गिट में बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा एक ब्रांच मौजूद होती है जो कि मास्टर ब्रांच होती है। अब मैं डायरेक्टरी में आके एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, उसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट।
और उसमें मैंने लिख दिया हेलो। अब मैं अपने फोल्डर में आया, dir नॉर्मली तो हमें फर्स्ट दिखा रहा है, लेकिन git का इसे बता लूँगी। अब मैं लिखूँगा git स्टेटस। अब ये मुझे दिखा रहा है कि आपके पास एक अनट्रैक फाइल है इस फोल्डर में, क्योंकि जो फोल्डर गिट का रिपोजिटरी बन जाता है इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन को वो ट्रैक करना शुरू कर देता है। तो अगर कोई ऐसी फाइल जो वो ट्रैक ना कर सकता हो तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ये फाइल मौजूद है इस डायरेक्टरी में जिसे गिट ट्रैक नहीं कर रहा, इसके चेंजेस को गिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और अगर इसमें चेंजेस होती रही और वो चेंजेस ओवरराइड होती रही तो गिट आपको नहीं बताएगा कि वो चेंजेस क्या हैं। मैं एक और फाइल आके ऐड करता हूँ, गिट स्टेटस। अब मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में दो फाइल्स मौजूद हैं जो कि अनट्रैक हैं। जैसे कि हमने फाइल्स के स्टेटस देखे थे, तो ये दो फाइल्स मौजूद हैं जो कि अनट्रैक हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गेट ऐड डॉट, हम गेट ऐड डॉट भी कर सकते हैं और फर्स्ट डॉट टी एक्स टी सेकेंड डॉट टी एक्स टी भी कर सकते हैं, या स्टैटिक डॉट टी एक्स टी भी कर सकते हैं। तीनों तरीके से किया जा सकता है। गेट ऐड क्या करेगा, गेट ऐड इन अनट्रैक फाइल को, इस वक्त इन फाइल्स को गिट ट्रैक नहीं कर सकता, इसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। ये आपके स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएंगी, ये फाइल्स आपकी गिट रिपोजिटरी का हिस्सा बन जाएंगी। स्टेटस, अब ये दोनों फाइल्स ग्रीन कलर में नज़र आ रही हैं आपको। ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिटेड चेंजेस टू बी कमिटेड। अब ये आपको बता रहा है कि आपके पास कुछ चेंजेस हैं जो आपने कमिट करने हैं, जो कि इस वक्त कमिटेड नहीं है। अगर इनमें कोई चेंजेस होती हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होंगी पिछली चेंजेस के मुकाबले में। अब मैं आया, मैंने लिखा गेट कमिट -m एडेड फाइल्स first.txt एंड second.txt। ये कमिट मैसेज है। कमिट मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देखें आप कमिट से आइडेंटिफाई कर सकें कि इस कमिट में क्या क्या चेंजेस आपने ऐड किए हैं। कमिट कर दिया, ये लिखा हुआ आ गया क्रिएटेड मोड गिट स्टेटस। अब ये बता रहा है फिर से ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट। इसका मतलब इस वक्त ये दो फाइल्स अब गिट की का हिस्सा बन चुके। अब अगर इन फाइल में कोई चेंज होगा तो गिट उनको बताएगा कि पिछले वर्जन के मुकाबले में क्या चेंज आया है। अच्छा, अब मैं ज़रा देखूं, गिट एक और कमांड है लॉग, ये दिखा रहा है ये कमिट हैश है। इस वक्त दिखा रहा है कि आप हेड ब्रांच में मास्टर ब्रांच, जो भी आपकी करंट ब्रांच होती है हेड उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपकी जो भी ब्रांच होगी, ब्रांचेज हम आगे चल के पढ़ेंगे, इस वक्त हम मास्टर ब्रांच में है और ये हेड है। ऑथर बता रहा है ज़ीशान हनीफ, टाइम बता रहा है और कमिट्स। अब मैं आया, मैंने first.txt में कुछ चेंज किया। गेट स्टेटस। अब आप देखें कि यहाँ पर एक फाइल चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, ये क्या बता रहा है कि चेंजेस हुए हैं, फाइल मॉडिफाई हुई है। ये बता रहा है कि एक फ़ाइल मॉडिफाई हुई है, यानी कि वो चेंजेस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि इसमें चेंजेस हैं, लेकिन ये चेंजेस स्टेज नहीं है। स्टेजिंग का एरिया जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि गिट में जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आप मल्टीपल फाइल्स पे काम करते हैं। तो आप जब कमिट करना चाह रहे हैं, आप गिट के स्नैपशॉट का पार्ट बनाना चाह रहे हैं फाइल्स को, तो आपको उन फाइल्स को पहले स्टेज करना पड़ेगा। तो आपने 10 फाइल्स पे काम किया, आप चाह रहे हो उसमें से सिर्फ 4 फाइल्स कमिट हों, तो आपको पहले उन 4 फाइल्स को कमिट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सेकंड में आके भी कुछ ऐड कर देता हूँ। सेकंड और टेक्स्ट दोनों में चेंजेस आ रही हैं। अब मैंने गिट ऐड और मैंने कहा first.txt। अब आप देखें ये बता रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड
फर्स्ट फाइल जो है वो स्टेज हो गई है और ये फाइल सेकंड और txt के चेंजेस स्टेज नहीं हुए। अब अगर मैं इस पॉइंट पे कमिट करता हूँ तो सिर्फ फर्स्ट और txt के जो चेंजेस हैं वो कमिट हो जाएंगे, गिट की हिस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे। सेकंड और txt के जो चेंजेस हैं वो कमिट नहीं होंगे। गिट कमिट -m अपडेट फर्स्ट और txt। इस वक्त क्योंकि हम कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो भी चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए हमारा कमेंट मैसेज भी बहुत सिंपल है। गेट स्टेटस, अब देखें ऑन ब्रांच मास्टर अभी भी सेकंड और txt बता रहा है क्योंकि सेकंड और txt कमिट नहीं हुई है। आपकी फर्स्ट और txt में जो चेंजेस थे वो कमिट हुआ है। हिस्ट्री देखते हैं, लॉग्स देखते हैं। अब लॉग आ रहे हैं आपके फाइल्स अपडेट। तो इस तरीके से हम बेसिकली इनिशियली एक रिपॉजिटरी बनाएंगे, उसमें जो भी चेंजेस करेंगे उन चेंजेस को हम कमिट करेंगे तो वो गिट की रिपॉजिटरी का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम गिट की पहली बेसिक एग्जांपल को स्मार्ट गिट के थ्रू करके देखेंगे, यूआई टूल के थ्रू। अभी हमने टर्मिनल के थ्रू देखा था कमांड प्रॉम्प्ट में किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब हम यूआई टूल के थ्रू देखेंगे। तो स्मार्ट गिट हमने देखा था इंस्टॉल करके। इस वक्त मैं रेपो के फोल्डर में सी पर मेरा एक रेपो का फोल्डर है, उसमें मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, माय न्यू प्रोजेक्ट। और स्मार्ट गिट में आके रिपॉजिटरी ऐड और क्रिएट, यहाँ पे आके मैं वो फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, सी पर रेपो माय न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट किया है, इसने मुझसे पूछा है शुड न्यू प्रोजेक्ट बी इनिशियलाइज्ड एज गिट रिपॉजिटरी, क्योंकि हम स्मार्ट गिट में ओपन कर रहे हैं। स्मार्ट गिट को मेंटेन करने के लिए है। जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया है वो गिट की रिपॉजिटरी नहीं है क्योंकि उसमें हमने गिट इनिट कॉल नहीं किया जैसा कि हमने टर्मिनल में किया था। इस वक्त ये एम्प्टी प्रोजेक्ट है, एम्प्टी फोल्डर है। तो ये पूछ रहा है आपसे क्या ऐसे गिट का फोल्डर बनाना है, गिट की रिपॉजिटरी बनाना है। तो आपने कहा इनिशियलाइज, तो इसने इस फोल्डर को गिट का फोल्डर बना दिया। अब अगर हम इस फोल्डर में जाकर देखें तो इसमें डॉट गिट का फोल्डर आ चुका है जो कि बता रहा है कि ये हमारा गिट का प्रोजेक्ट है, गिट की रिपॉजिटरी है। अब हम इस फोल्डर में फाइल ऐड करेंगे फर्स्ट, और उसमें आके कोई चेंज कर देंगे। अब जब हम स्मार्ट गिट में आके देख रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है फर्स्ट और अनट्रैक। ये बता रहा है कि ये फाइल अनट्रैक फाइल है, क्रिएट हुई है, लेकिन इसमें अच्छा नीचे यहाँ पर आपको ये चेंजेस दिखा रहा है कि क्या चेंज आया इस फाइल में। अगर मैं यहाँ पर आके इसको हेलो की जगह वर्ल्ड रख दूँ तो अब मुझे ये नहीं बता रहा कि पहले वर्ल्ड लिखा था, हेलो लिखा हुआ था, अब वर्ल्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये फाइल ट्रैक नहीं हो रही है, ये अनट्रैक फाइल है। तो जब तक आप इसे ट्रैक नहीं करेंगे, ट्रैक करने के लिए क्या हमें इसे स्टेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आए, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ये स्टेज है, इस पर क्लिक करके स्टेज कर सकते हैं, या फिर ये स्टेज का बटन है, इस पर क्लिक किया, अब ये फाइल स्टेज हो गई है, ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुकी है। अब इस फाइल को मैं कमिट करना चाहूँगा, जैसे कि हमने देखा था रिपॉजिटरी इनिशियलाइज की थी, फाइल क्रिएट की, गिट ऐड के थ्रू ऐड किया था और फिर कमिट किया था। तो जो गिट ऐड का काम था वो हमने स्टेज के बटन के क्लिक से कर दिया, एडिड हो गया। अब हम इसको करेंगे कमिट। तो अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके मेन्यू में कमिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर फाइल सेलेक्ट करके ये कमिट का बटन है, यहाँ से भी कमिट कर सकते हैं। और कमिट, अब आप देखें कमिट सक्सीड, यहाँ से ये गायब हो गया है। इसमें दिखा रहा है कि आपका इनिशियल कमिट हुआ है। अगर हम देखना चाह रहे हैं लॉग, जैसे कि हमने टर्मिनल में देखा था, तो ये लॉग पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे इस रिपॉजिटरी के
लॉग्स आ रही है। इनिशियल कमिट में क्या, कुछ भी नहीं, एडिट first.txt, लॉग को बंद किया, फोल्डर में आया, मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। फिर से second.txt अनट्रैक आ रही है। अब मैं इसे स्टेज के बगैर डायरेक्ट कमिट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके या फिर कमिट के बटन से। जब फाइल ट्रैक ना हो रही हो और आप उसे कमिट करते हैं तो स्मार्ट गिट का बेनिफिट ये है कि ये आपकी फ़ाइल को खुद ही स्टेजिंग एरिया में ऐड करेगा, गिट ऐड भी कॉल करेगा और कमिट भी करेगा। जबकि अगर आप टर्मिनल से काम कर रहे हो तो आपको ये गिट ऐड और कमिट दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। लॉग्स में जाके देखेंगे आपके पास second.txt फाइल आ रही है। अब मैं गया और first.txt में कुछ चेंज किया, स्मार्ट गिट में आए। अब देखें इस वक्त इसका कलर रेड है फाइल का, और ये बता रहा है मॉडिफाइड। स्टेट क्या है इसकी, मॉडिफाइड, यानी कि पहले से मौजूद थी, इसमें चेंजेस आए। अभी ये स्टेज नहीं है। अब हम इसको पहले स्टेज करेंगे तो ये फाइल स्टेज हो जाएगी, और फिर इसको कमिट करेंगे स्टेज आने के गिट ऐड। कमिट किया, आया फिर से second.txt में, फिर से फाइल आ गई है। अब मैं इसे स्टेज के बगैर डायरेक्ट कमिट करता हूँ तो अब फिर से क्या होगा, ये खुद से इसको स्टेज करेगा और कमिट कर देगा। अब हम आके लॉग्स देखते हैं तो आप देखें आपके 4 कमिट्स हो चुके हैं। इस थर्ड कमिट को देखते हैं first.txt। अभी आपको एग्जैक्टली बता भी रहा है आपकी फाइल में क्या चेंज आया है। डिफरेंस, टर्मिनल में डिफरेंस देखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर UI में, स्मार्ट गिट में आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। second.txt इस वक्त क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है, एक लाइन का चेंज है, इसलिए इसकी शायद बेनिफिट इतना नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यही अगर आप हज़ारों लाइन की फाइल्स हों और हज़ारों फाइल्स हों तो आपको ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बेनिफिट नज़र आएगा। तो ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल बन गई जिसमें हमने वही काम जो कि हमने स्मार्ट गिट में जो टर्मिनल के थ्रू किया था, वही सारा कुछ हमने स्मार्ट गिट से किया है। अभी जो हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने स्मार्ट गिट के थ्रू एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसमें फाइल्स ऐड की। जो भी काम हम टर्मिनल के थ्रू करते हैं वो पूरा प्रोजेक्ट आप स्मार्ट गिट में देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और स्मार्ट गिट के थ्रू जो काम आप करेंगे वो आप टर्मिनल में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने माई न्यू प्रोजेक्ट बनाया था, मैं टर्मिनल में जाऊँ, cd माई न्यू प्रोजेक्ट जो स्मार्ट गिट के थ्रू हमने यूज़ किया था और उसमें चेंजेस हमने स्मार्ट गिट के थ्रू की थी। गिट स्टेटस, मुझे स्टेटस में नज़र आएगा, गिट लॉग, ये मुझे सारी लॉग्स भी नज़र आ रही हैं जो हमने फाइल्स पे काम किया था। तो जो भी काम हमने स्मार्ट गिट के थ्रू किया, क्योंकि बेसिकली गिट आपके मशीन पे इंस्टॉल है, वो उसके ऊपर स्मार्ट गिट एक UI टूल है। स्मार्ट गिट को आप यूज़ करते हैं आसानी के लिए, सारे का सारा काम टर्मिनल के थ्रू हो सकता है, लेकिन UI टूल के मदद से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जो भी आप स्मार्ट गिट में काम करेंगे तो वही चीज़ टर्मिनल में भी आपको एक्सेसिबल है, जो भी काम टर्मिनल में करेंगे वो स्मार्ट गिट में भी आपको एक्सेसिबल होगी। अभी जो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक टर्म यूज़ हुई, हेड। हेड बेसिकली क्या है,
हेड आपकी करंट ब्रांच, जो भी करंट आपका वर्किंग वर्जन होता है गिट का, उसको रिप्रेजेंट करता है हेड। क्योंकि गिट में मैंडेटरी है ब्रांचेस, अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन गिट में बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच होती है मास्टर ब्रांच। आप मल्टीपल ब्रांच में काम कर सकते हैं। जिस भी करंट ब्रांच में आप मौजूद होते हैं, अभी तक एक ही ब्रांच है मास्टर, जिस भी करंट ब्रांच में आप होते हैं उसको रेफ़र किया जाता है हेड के नाम से, यानी कि वो एक हेड होता है। और जो जो आप कमिट करते चले जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपका C1 और C2 दो कमिट्स हैं। C1 और C2 कमिट है और आगे जो भी आप चेंजेस करेंगे वो अगले चेंज होंगे। तो जो C2 आपका लास्ट कमिट है वो आपके हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो भी चेंजेस आप अपनी डायरेक्टरी में करेंगे, अपनी गिट की रिपॉजिटरी में, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी चेंजेस आप करेंगे वो आपके नेक्स्ट कमिट का हिस्सा होंगे। तो नेक्स्ट कमिट के लिए हेड क्या है? आपका पिछला कमिट, और करंट आपकी डायरेक्टरी हेड ही, करंट आपकी ब्रांच हेड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आपका जो भी नेक्स्ट कमिट होगा वो फ्यूचर कमिट्स में काउंट होगा, प्रीवियस कमिट हेड में काउंट होगा। अब जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट कमिट है जिसमें आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी मौजूद है और उसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे वो नेक्स्ट कमिट में जाएंगे। तो आपके पिछले दो कमिट C1 और C2 मौजूद हैं, जो भी चेंजेस करेंगे वो अगले कमिट का पार्ट होंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी आप चेंजेस आपने की हैं वो वर्किंग डायरेक्टरी में या वर्किंग कॉपी का पार्ट है। उससे जब आप स्टेज करते हैं, गिट ऐड कॉल करते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी से जब आपने गिट ऐड कॉल किया तो आपकी फ़ाइल स्टेजिंग एरिया में इंडेक्स में ऐड हो गई। उसके बाद जब आप कमिट करते हैं, C1 और C2 आपके कमिट्स मौजूद थे, फिर आपने कुछ चेंजेस की, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस आई, उनको आपने गिट ऐड स्टेजिंग एरिया में ऐड किया, फिर आपने कमिट किया। जैसे ही आप कमिट करते हैं तो वो आपका कमिट हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि C1 और C2 पहले से मौजूद था। जब आपने जो भी चेंजेस करके कमिट किया वो C3 कुछ भी नहीं है, कमिट 3, तो ये C3 हो गया। अब आपका ये हेड बन गया। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो अगले चेंजेस होंगे, वो आपका नेक्स्ट कमिट होगा। फिर आप वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ चेंज करेंगे, फिर उसको कमिट करेंगे, C4 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। यहाँ बात समझना ज़रूरी है, C1 C2 सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। कमिट्स के नाम C1 C2 3 नहीं होते, वो एक गिट का हैश होता है और एक बड़ा सा नंबर होता है। गिट हैश क्या है? गिट हैश आपकी हर कमिट का एक 40 कैरेक्टर यूनिक आइडेंटिफायर है। होता क्या है, जब आप टीम्स में काम करते हैं तो टीम्स में काम करते वक्त मल्टीपल लोग सेम फाइल, सेम ब्रांच या सेम डायरेक्टरी पे काम कर सकते हैं। अब हर यूज़र जब अलग अलग काम कर रहा है तो उनके कमिट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? प्रीवियस टाइप ऑफ गिट्स में, गिट के अलावा जो इससे पहले यूज़ होते थे, उसमें जो कमिट्स होते थे उनको 1 2 3 करके आइडेंटिफाई किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गिट की? गिट में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। मैं अपनी वर्किंग कॉपी लेके उसमें जितने चेंजेस करता चला जाऊँ चलता चला जाएगा। कोई और मौजूद है, वो जितने चेंजेस करना चाहे वो करता चला जाएगा और वो कमिट्स होते चले जाएंगे लोकल कॉपी में। जब उन चेंजेस को पुश किया जाएगा सेंट्रल सर्वर पे तो वो सारे चेंजेस एक जगह पर पहुंचेंगे। उससे पहले वो इंडिपेंडेंटली कमिट हो रहे थे हर यूज़र की अपनी अपनी मशीन पे। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मेरी इस मशीन पे जो कमिट है उसका नंबर है 1 और जो दूसरा यूज़र है उसकी मशीन पे भी कमिट नंबर 1 है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कमिट 1 कौन सा है या दोनों को अब क्या नाम देना है? इसलिए गिट क्या करता है, हर कमिट को एक यूनिक हैश आइडेंटिफायर देता है, जिससे कोई भी किसी भी वक्त किसी भी ब्रांच पे किसी भी पॉइंट इन टाइम पे काम कर रहा हो, आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि किसका कमिट नंबर 1 2 3 है। सबके कमिट्स के पूरे यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं और उससे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके कमिट्स को। गिट पर काम करते हुए आपने कुछ फाइल्स, फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आपने कुछ फाइल में चेंजेस किए। चेंजेस करने के बाद आपने उन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल 4 फाइल्स थी, गलती से आपने 4 फाइल्स ऐड कर दी, आपको सिर्फ 2 ऐड करनी थी क्योंकि अगला जो आपका कमिट है उसमें सिर्फ 2 फाइल्स आपने ऐड करनी है, 4 फाइल्स ऐड नहीं करनी। अब 4 ऐड हो गई हैं, क्या करें? तो आपके पास कमांड मौजूद है गिट रीसेट। आप गिट रीसेट कॉल करेंगे तो आपकी वो सारी की सारी फाइल्स अनस्टेज हो जाएंगी, स्टेजिंग एरिया से
अनस्टेज हो जाएंगी। आपने जो भी चेंजेस लास्ट किए थे कमिट ना किए हुए हों। अगर आपने कमिट कर दिया है उसका प्रोसेस अलग है, लेकिन अगर आपने कमिट नहीं किया है, सिर्फ स्टेजिंग एरिया में ऐड किया है, तो आप गिट रीसेट कॉल करेंगे, आपकी वो फाइल जो स्टेज हो चुकी हैं वो अनस्टेज हो जाएंगी, चेंजेस रिमूव नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ स्टेजिंग एरिया से वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएंगी, फिर से अनस्टेज हो जाएंगी, रिमूव नहीं होंगी चेंजेस। फॉर एग्जांपल आपकी फाइल थी first.txt और आपने उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा था और स्टेज कर दिया, अब आप कहेंगे गिट रीसेट तो फाइल अनस्टेज हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड उसमें मौजूद रहेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ अनस्टेज ना हो बल्कि जो मैंने चेंजेस किए थे वो भी रिमूव हो जाए, आपको लग रहा है जो भी चेंजेस आपने किए थे वो यूजलेस हैं, गलत इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, आपको वो नहीं चाहिए, तो आप कॉल करेंगे गिट रीसेट स्पेस माइनस माइनस हार्ड, गिट रीसेट हार्ड। जब आप गिट रीसेट हार्ड कॉल करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया से अनस्टेज भी करता है, साथ साथ जो चेंजेस होते हैं उनको डिस्कार्ड भी कर देता है। अब हम गिट रीसेट का डेमो देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से गिट रीसेट को और गिट रीसेट हार्ड को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब हम गिट रीसेट की एग्जांपल देखते हैं। गिट रीसेट का यूज़र जैसे कि हमने देखा तब होता है जब आपने कोई फाइल स्टेज कर दी हो और आप चाहते हो कि वो फाइल अनस्टेज हो जाए, आप उसे नेक्स्ट कमिट में ऐड नहीं करना चाह रहे, या आप फाइल में जो जो चेंजेस हैं उनको डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, आपने लास्ट जो भी चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, कमिट नहीं किए हैं, तो जब तक वो कमिट नहीं हुए तब तक आप उनको रिमूव करना चाह रहे हैं, या फाइल्स 4 फाइल्स थी आपने 2 फाइल स्टेज करनी थी ताकि अगले कमिट में सिर्फ 2 फाइल्स जाएं, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप गिट रीसेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने फोल्डर में आता हूँ और अपनी फाइल में first.txt में मैंने ऐड किया न्यू चेंजेस और कमांड प्रॉम्प्ट में आके देखा मैंने गेट स्टेटस, तो ये मुझे बता रहा है 2 फाइल्स में चेंज आ रहा है, इस फर्स्ट फाइल में भी कोई चेंज मौजूद होगा। गेट स्टेटस मैंने देखा तो मुझे ये 2 फाइल्स का चेंज नज़र आ रहा है। अब मैं इसे 2 काम कर सकता हूँ, मैं इसे पहले मैं गेट रीसेट चला के देखता हूँ। गेट रीसेट अनस्टेज चेंजेस आफ्टर रीसेट, ये अज्यूम कर रहा है कि इसने जो भी चेंजेस थी, जो भी स्टेज में चीज़ें थी उनको अनस्टेज किया, उसके बाद जो भी अनस्टेज चीज़ें मौजूद हैं उसकी लिस्ट दिखा रहा है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पहले से ही अनस्टेज थी, अभी स्टेज नहीं हुआ था, तो इसलिए अभी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब मैं करता ये हूँ कि मैंने ऐड कर दिया गेट ऐड गेट स्टेटस। अब ये दोनों फाइलें स्टेज हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनको स्टेज से रिमूव करूँ, मैंने कहा गेट रीसेट। अब इसने इन दोनों फाइल्स को अनस्टेज कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने अपनी फाइल्स को ऐड कर दिया है और अब आप कंप्लीटली डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, तो आप गेट रीसेट माइनस हार्ड की कमांड चलाएंगे। लेकिन अभी हम एक बार फिर इसको देखते हैं। गेट स्टेटस, 2 फाइल्स आपकी ऐड हो गई हैं, अनस्टेज हैं, मैंने कहा गेट ऐड, ये दोनों फाइल्स स्टेज हो गई हैं, मैंने अनस्टेज करना चाह रहा हूँ। गेट रीसेट, दोनों फाइल अनस्टेज हो गई फिर से। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चेंजेस सिरे से रिमूव हो जाएं। अब 2 स्टेजेस हैं, पहले मैं इनको गेट ऐड किया, गेट स्टेटस, ये दोनों फाइल्स स्टेज हो चुकी हैं। अब मैं आया, मैंने कहा गेट रीसेट माइनस माइनस हार्ड। गेट रीसेट हार्ड क्या करेगा, सिर्फ अनस्टेज नहीं करेगा बल्कि फाइल में जो चेंजेस थी उनको सिरे से रिमूव कर देगा, चेंजेस डिस्कार्ड कर देगा। हेड इज़ नाउ 3D, ये आपके कमिट का हैश कोड है, वो हम आगे चल के देखेंगे। गेट स्टेटस, कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। अगर मैं अपनी फाइल में जाके देखूं तो वो चेंजेस भी
रिमूव हो चुकी हैं जो चेंजेस मैंने किए थे। ठीक है, अब मैं आया फिर से सेकंड फाइल में लिखा मैंने हेलो गेट स्टेटस गेट रीसेट हार्ड चेंजेस डिस्कार्ड हो गए। अच्छा, ये उस केस में है कि मैंने दो तरीके थे। पिछली बार हमने जब देखा था तो हमने स्टेज फाइल पे गेट रीसेट हार्ड कॉल किया था तो चेंजेस रिमूव हो गई थी। इस बार हमने अनस्टेज फाइल थी, फाइल स्टेज नहीं हुई थी और गेट रीसेट हार्ड कॉल किया तो गेट रीसेट हार्ड आपकी फाइल स्टेज हो या ना हो उसके चेंजेस को डिस्कार्ड कर देता है। तो जब भी आप करेंगे गेट रीसेट हार्ड तो जो भी चेंजेस हुए होंगे वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फाइल में आया मैं first.txt गेट रीसेट काम नहीं कर रहा, लेकिन गेट काम नहीं कर रहा से मुराद ये है कि गेट रीसेट का काम है स्टेज फाइल को अनस्टेज करना, लेकिन गेट रीसेट हार्ड चाहे फाइल स्टेज हो या अनस्टेज हो उसके चेंजेस को डिस्कार्ड। अब हम गिट रीसेट की कमांड जो हमने टर्मिनल में देखी थी वही एक्शन अगर हम स्मार्ट गिट के थ्रू लेना चाहें तो कैसे करेंगे। उसके लिए प्रोजेक्ट में आते हैं और फाइल में चेंज करते हैं second.txt न्यू चेंजेस टेक्स्ट ऐड किया, स्मार्ट गिट में जाके देखा इस वक्त ये फाइल अनस्टेज है। आप इसे स्टेज कर सकते हैं या डिस्कार्ड कर सकते हैं। पहला काम गिट ऐड कॉल करेंगे। याद रहे हमने गिट रीसेट जब अनस्टेज फाइल पे कॉल करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, गिट रीसेट स्टेज फाइल पे कॉल करते हैं तो वो उसको अनस्टेज कर देता है। स्टेज किया मैंने फाइल को, ये फाइल स्टेज हो गई है। अब मैं इसी फाइल को यहीं से अनस्टेज कॉल करूँगा, ये अनस्टेज हो गई है। तो गिट रीसेट स्टेज फाइल को अनस्टेज करता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि मैंने जो भी चेंजेस थी स्टेज किया अनस्टेज कर दिया, तो ये गिट रीसेट काम कर रहा है। इसके साथ अगर मैं गेट रीसेट हार्ड कॉल करता हूँ जैसे कि हमने देखा था, या वहाँ पर हमारे पास कोई एग्जैक्टली गेट रीसेट हार्ड की कमांड नहीं है, लेकिन ये डिस्कार्ड का ऑप्शन है। डिस्कार्ड पे क्लिक करूँगा, ये देखना रिवर्ट टू हेड डिस्कार्ड, जो भी चेंजेस थे वो रिमूव हो जाएंगे। चेंजेस रिमूव हो गए, चाहे वो स्टेज हो या ना हो, ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। तो वही गिट रीसेट और गिट रीसेट हार्ड की जो कमांड थी वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यूआई टूल है, उसमें हमारे पास सिंपल ऑप्शन मौजूद है, पूरी कमांड नहीं लिखनी पड़ रही है। डायरेक्टली बटन क्लिक पे आपकी स्टेज अनस्टेज हो रहा है और फाइल के चेंजेस डिस्कार्ड। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए आपके पास अक्सर ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि आप चाहते हैं कि वो गिट का हिस्सा ना बने, वर्जन कंट्रोल का हिस्सा ना बने, क्योंकि या तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होती हैं या फिर यूज़र स्पेसिफिक होती हैं। हर यूज़र की वो अलग फाइल्स होती हैं। तो आप चाहते हैं कि वो गिट की हिस्ट्री का पार्ट ना बने। जैसे कि मैक पर एक फ़ाइल है DS स्टोर, वो अक्सर फोल्डर्स में मौजूद होती है, लेकिन उसका गिट की हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए आप उसे कमिट नहीं करना चाहते। इसी तरीके से जब आप Node.js, एंगुलर, रिएक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास एक फ़ोल्डर होता है नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसमें कुछ डिफरेंट फाइल्स होती हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी कमिट का हिस्सा ना बने। हर यूज़र के पास अलग अलग नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर होता है और उसकी इंस्टॉलेशन OS के हिसाब से कुछ डिफरेंट होती है उन
लाइब्रेरीज़ की, इसलिए आप चाहते हैं कि वो आपकी गिट की हिस्ट्री का पार्ट ना बने। इसके अलावा भी आप कुछ फाइल्स हो सकती हैं जो आप चाहते हैं कि आपके फोल्डर में मौजूद हो, लेकिन वो गिट की हिस्ट्री का पार्ट ना बने। गिट की हिस्ट्री का पार्ट ना बनने से मतलब वो कमिट नहीं होंगे, गिट उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसके चेंजेस को भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फ़ाइल बनती है आपकी डायरेक्टरी में .gitignore। फाइल का नाम कोई नहीं होता, एक्सटेंशन होता है सिर्फ .gitignore। उसमें आप अपनी फाइल्स के रूल्स बता देते हैं कि किस तरह की फाइल्स आप इग्नोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख देंगे static.txt, तो वो क्या करेगा, जितनी भी txt फाइल्स होंगी उनको इग्नोर कर देगा, वो दिखाएगा ही नहीं कि ये एक अनट्रैक फाइल मौजूद है। गिट आपको आइडेंटिफाई भी नहीं करेगा कि कोई फाइल मौजूद है। दूसरा, आपने static.doc लिख दिया तो वो इग्नोर हो जाएगी, या आप पूरा पाथ दे दें किसी फाइल का c:/repo/xyz/abc.xyz, वो आप लिख दें, वो भी इग्नोर हो जाएगी। आप किसी फाइल का नाम दे दें first.txt, फर्स्ट hello.js, इस तरह से आप नाम भी दे देंगे उस फाइल में तो वो फाइल्स इग्नोर हो जाएंगी। इसी तरीके से आप डायरेक्टरी का नाम भी दे सकते हैं, तो आप फाइल्स को इग्नोर कर देंगे और गिट्स आपको बताएगा भी नहीं कि ये फाइल मौजूद है। अब हम इग्नोर फाइल का एक डेमो चलाकर देखते हैं कि किस तरीके से आप टर्मिनल में और यूआई के थ्रू फाइल्स को इग्नोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कुछ फाइल्स को अगर इग्नोर करना है, कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो इसको हम चाहते हैं कि हमारे गिट की रिपॉजिटरी का पार्ट ना बने, हमारी कमिट हिस्ट्री में ना जाए, तो हम उन फाइल्स को इग्नोर करना चाहते हैं। जैसे कि बिल्ड का फोल्डर है जिसमें प्रोजेक्ट बिल्ड होता है और वो डिप्लॉय होता है, उसका कमिट की हिस्ट्री में होना ज़रूरी नहीं है। मैक की फाइल है DSS स्टोर, उसके लिए कमिट में होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इस तरह की मल्टीपल फाइल्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि गिट की कमिट का हिस्सा ना बने, तो आप उन्हें इग्नोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं स्टेटस देखता हूँ, क्लीन स्टेटस है हमारा, यहाँ पर आया, मैंने फाइल क्रिएट की third.txt, इसमें कुछ टेक्स्ट रखा और अब जाके स्टेटस चेक किया, गिट स्टेटस। अब ये बता रहा है कि ये फाइल अनट्रैक है, आप इसको ऐड करो। मैं इसे गिट की हिस्ट्री का पार्ट ही नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके गिट इग्नोर एक फाइल ऐड करूँगा, एक्सटेंशन से गिट इग्नोर, एक्सटेंशन होगा उसका गिट इग्नोर। उस फाइल में उसका नाम कुछ नहीं होगा। इस फाइल को ओपन करेंगे, अब इस फाइल में मैं डिफरेंट तरह के रूल्स लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ मैं लिखूँ third.txt को इग्नोर करो, static.txt को इग्नोर करो, static.doc को इग्नोर करो, static.js hello.js को इग्नोर करो। इस तरह के डिफरेंट रूल्स मैं लिख सकता हूँ। इस वक्त हमारे पास third.txt है, मैंने आके लिखा third.txt। अब गिट इग्नोर खुद क्योंकि कमिट की हिस्ट्री का पार्ट होती है, क्योंकि जब आप इस गिट रिपॉजिटरी को किसी से शेयर करेंगे, जब हम रिमोट रिपॉजिटरीज पढ़ेंगे उसमें, तो जिसके पास भी रिपॉजिटरी जाएगी उसे भी चाहिए कि वो उन्हीं फाइल्स को इग्नोर में रखे, गिट इग्नोर में। तो गिट इग्नोर की फाइल इटसेल्फ कमिट होगी, आपको गिट इग्नोर की फाइल को कमिट करना पड़ेगा। तो इस वक्त third.txt अब मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब मैं इसमें अगर कोई थर्ड एक और फाइल ऐड करता हूँ, fourth.txt। अब fourth.txt आ रही है, गिट इग्नोर आ रहा है, लेकिन third.txt नहीं आ रही। third.txt हमारे गिट का पार्ट नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस तरह अलग अलग बताने के बजाय fourth.txt भी है, static.txt लिख दिया मैंने, तो अब जितनी भी txt फाइल्स होंगी वो सारी की सारी इग्नोर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आया, मैंने लिखा
जस्ट 1.exe फाइल बनाई, एक और एक्सेल फाइल बनाते हैं और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया static.xl। अच्छा, लिखने से पहले हम चेक करते हैं क्या स्टेटस है। ये बता रहा है कि 3 फाइल्स अनट्रैक हैं जिसे आपको कमिट करना चाहिए। अब मैंने आके सेट किया, अब ये तीनों फाइलें इसमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि आपने git ignore में ऐड कर दिया है कि ये फाइल इग्नोर हो जाए, यानी कि ये फाइल कमिट की हिस्ट्री का पार्ट ना बने। तो आप इसमें डिफरेंट तरह के रूल्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक फोल्डर है, hello.txt। अच्छा, स्टैटिक, क्योंकि हमने static.txt को ऐड किया हुआ है इस वजह से ये नज़र नहीं आ रही। इसको मैं static.txt को हटा के मैं इसे कर देता हूँ third.txt। देखिए बिल्ड का फोल्डर भी नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्ड का फोल्डर इग्नोर हो जाए। देखिए बिल्ड के फोल्डर में अब आप कुछ भी ऐड कर लें, वो बिल्ड का फोल्डर, उसके अंदर की तमाम फाइल्स इग्नोर हो जाएंगी, वो गिट की हिस्ट्री का पार्ट नहीं बनेंगी, गिट उसे ट्रैक ही नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि स्मार्ट गिट के थ्रू, यूआई टूल के थ्रू हम अगर फाइल्स को इग्नोर करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने फाइल ऐड की third.txt, उसमें कोई टेक्स्ट लिखा और स्मार्ट गिट में आके, इसमें ये मुझे पास कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है इग्नोर फाइल ऐड करने का। जिस फाइल को इग्नोर करना है उस पर राइट क्लिक किया और इग्नोर, तो ये पूछ रहा है क्या एग्जैक्टली सारी txt फाइल को इग्नोर करना है। इस वक्त मैं ओके कर देता हूँ, तो ये इसने गिट इग्नोर की फाइल ऐड कर दी है और उसमें static.txt को इग्नोर कर दिया है। तो जितनी भी नई txt फाइल आएंगी उनको ये इग्नोर कर देगा। अगर मैं एक्सेल फाइल क्रिएट करता हूँ, अब वो नज़र आ रही है, मैं एक्सेल फाइल पर राइट क्लिक करके उसे भी इग्नोर पे क्लिक करूँगा, पूछेगा static.txt, मैंने कहा ओके। तो अब इसने गिट इग्नोर में static.xl भी ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आकर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ dev, और उस फोल्डर में एक फाइल ऐड करता हूँ app.js, सॉरी फोल्डर नहीं, फाइल ऐड करनी है मुझे। जब ये मैंने फाइल ऐड कर दी, अब ये एक फोल्डर के अंदर है। अब दो काम किए जा सकते हैं, या तो मैं सारे के सारे .js फाइल से इग्नोर करना चाहता हूँ, या मैं dev का पूरा फोल्डर इग्नोर करना चाहता हूँ। अगर मैं dev का पूरा फोल्डर इग्नोर करना चाहता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से करूँगा तो सिर्फ फाइल .js फाइल होंगी। मैं dev के फोल्डर को इग्नोर करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक किया, इग्नोर करना है डायरेक्टरी, मैंने इग्नोर पे यस किया। हमारे इग्नोर की फाइल में ये डायरेक्टरी का पाथ आ गया कि इस डायरेक्टरी को इग्नोर कर दें। तो इस तरह आप वो सारी फाइल्स जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके गिट की हिस्ट्री का पार्ट ना बने, तो वो आप गिट इग्नोर में ऐड करेंगे, चाहे स्मार्ट गिट के थ्रू या फिर टर्मिनल के थ्रू। लेकिन गिट इग्नोर इटसेल्फ
कमिट होगी और वो आपकी हिस्ट्री का पार्ट भी बनेगी।